इतिहास की रोचक दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे अशोक मौर्य के संबंध में। मेरे हाथ में जो किताब है उस किताब का नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। मित्रों, अशोक मौर्य के सिलसिले में अब तक हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हमने कुछ साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का जिक्र किया था, जिनके आधार पर हम अशोक के जीवन और उसके काम को जान और समझ सकते हैं। जहाँ तक मित्रों अशोक की प्रारंभिक जीवनी की बात है, उसके प्रारंभिक जीवन का प्रश्न है, अभिलेखों से हमें उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसके लिए हमें अनेक साहित्यिक साक्ष्यों का ही सहारा लेना पड़ता है। दीपवंश और महावंश में बिंदुसार की 16 रानियों तथा उसके 101 पुत्रों का उल्लेख है। महावंश में उसके सबसे बड़े पुत्र का नाम सुमन मिलता है, लेकिन दिव्यावदान में उसके बड़े पुत्र का नाम मिलता है सुसीम। फायुएन चुलिन नामक एक चीनी ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, तुम्हें जानना चाहिए कि पालिन पुत्र यानी पाटलिपुत्र नगर में चंद्रगुप्त नाम का एक राजा होगा, उसके बिंदुपाल नाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा, इस बिंदुपाल के सुसीम नामक पुत्र होगा। बहुत संभव है कि सुमन और सुसीम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हों। अशोक इस सुमन या सुसीम का छोटा भाई था। आयु में वह इसी सुमन कह ले चाहे सुसीम कह ले, उससे छोटा था, लेकिन प्रतिभा की दृष्टि से वह इससे आगे था। आप इस तरह से समझ सकते हैं। दिव्यावदान के अनुसार अशोक का एक सगा भाई भी था, जिसका नाम था विगत शोक। दीपवंश और महावंश से प्रकट होता है कि अपने सभी भाइयों में तिष्य सबसे छोटा था। अधिकांश विद्वानों ने विगत शोक और तिष्य को एक ही व्यक्ति माना है, यानी अशोक का सगा भाई या तो विगत शोक था या तिष्य था, और ये जो दोनों नाम हैं ये एक ही माने गए हैं अनेक विद्वानों द्वारा। वेनसांग ने अशोक के एक अन्य भाई का नाम महेंद्र बताया है, लेकिन पाली ग्रंथों के अनुसार महेंद्र अशोक का पुत्र था। उपलब्ध साक्ष्यों से प्रकट होता है कि अशोक की अनेक पत्नियां थीं। दीपवंश, महावंश और सामंत पासादिका के अनुसार अशोक प्रांतीय शासक के रूप में उज्जैन जा रहा था। महावंश टीका इसके पिता का नाम देव बताती है। महाबोधि वंश में देवी को वेदिसा महादेवी कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है यदि हम महाबोधि वंश को देखें तो ये जो देवी नाम है यह शाक्य जाति का या शाक्य वंश का नाम है। बिंदुसार के शासनकाल में देव विदिशा का राष्ट्रीय था। इस ग्रंथ के अनुसार यानी महाबोधि वंश के अनुसार महेंद्र और संघमित्रा इसी देवी से उत्पन्न हुए थे। कदाचित अशोक की यह पत्नी सदैव विदिशा में ही रही और पाटलिपुत्र के अंतःपुर में कभी न जा सकी। महावंश के अनुसार असंधि मित्रा या आसंधि मित्रा अशोक की पटरानी थी, यानी पिया अग्ग महिषी थी। अशोक के राज्याभिषेक के 26 वर्ष पश्चात इस पटरानी की मृत्यु हो गई। आसंधि मित्रा की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक ने तिष्य रक्षा को अपनी पटरानी बनाया। दिव्यावदान में इसका नाम तिष्य रक्षिता दिया हुआ है और अपने सौतेले पुत्र कुणाल के साथ किए गए उसके दुष्कृत्य का वर्णन है। परंतु तिष्य रक्षिता और कुणाल की कथा न तो दीपवंश में मिलती है और न बुद्ध घोष की रचनाओं में।
इसी से अनेक विद्वान इस कथा को ऐतिहासिक नहीं मानते हैं। यह कुणाल अशोक की एक अन्य पत्नी पद्मावती का पुत्र था। दिव्यावदान के अनुसार इसका प्रारंभिक नाम धर्म विवर्धन था, परंतु अमात्यों ने इसके नेत्रों को कुणाल सम सुंदर देखकर अशोक से इसका नाम कुशाल रखवाया या कुणाल रखवाया। कुणाल ही सही है। अशोक की रानी के अभिलेख में उसकी द्वितीय रानी कालुवकी का उल्लेख हुआ है। यह अशोक के पुत्र तीवर की माता थी। राज्य प्राप्त करने के पूर्व ही अशोक को प्रशासकीय कार्यों का अच्छा अनुभव हो गया था। बौद्ध ग्रंथों से प्रकट होता है कि वह बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला और अवंती का प्रांतीय शासक रह चुका था। 1975 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित पानगोरादिया यानी बुधनी की एक गुहा में लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। इससे विदित होता है कि वह उज्जैनी में अपने पिता बिंदुसार के अधीन गवर्नर रहा होगा। इन महत्वपूर्ण दूरस्थ प्रांतों का शासन भार देकर बिंदुसार ने उसकी कार्यकुशलता, विवेकशीलता और शूरता को स्वीकार किया था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला उस समय भेजा था जब वहां की जनता ने अमात्यों की दमनपूर्ण नीति से क्षुब्ध होकर उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह दमन के पश्चात अशोक ने निश्चय ही वहां के प्रांतीय शासन को सुव्यवस्थित किया होगा। जहां तक अवंती का प्रश्न है, सामंत पासादिका के कथनानुसार अशोक ने इसे शस्त्र बल से जीता था, परंतु अशोक द्वारा अवंती विजय का अन्य किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलता है। संभवतः वह पहले से ही मगध राज्य में था। हाँ, यह हो सकता है कि तक्षशिला की भांति अवंती में भी विद्रोह हो गया हो और अशोक ने उसे शस्त्र बल से दबा दिया हो और अवंती में अपनी सत्ता पुनः स्थापित कर ली हो। जो भी हो, इतना निश्चित है कि अवंती पर उसने शासन किया। महावंश का कथन है कि बिंदुसार ने अशोक को उपभोग करने के लिए अवंती का राज्य दिया था। दीपवंश प्रिय दर्शन अशोक को उज्जैनी कर मोली कहता है और बिंदुसार द्वारा अवंती में प्रांतीय शासक के रूप में अशोक की नियुक्ति की पुष्टि करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदुसार के जीवन काल में ही उत्तराधिकार का प्रश्न उठ खड़ा हुआ था और वह काफी विवादित मामला हो गया था। बौद्ध ग्रंथ इस प्रश्न पर मुखर हैं। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व हमें कुछ साक्ष्यों को देख लेना चाहिए। महावंश का कथन है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे। इन पुत्रों में अशोक सबसे अधिक तेजस्वी था। उसने विमाताओं से उत्पन्न हुए 99 भाइयों को मारकर संपूर्ण जम्बू द्वीप का राज्य प्राप्त किया था। अन्यत्र यही ग्रंथ अधिक विस्तार के साथ लिखता है कि बिंदुसार के समस्त पुत्रों में सबसे बड़ा सुमंत था। एक बार जब बिंदुसार बीमार हुआ तो अशोक उस समय उज्जैनी में था। पिता की बीमारी का समाचार पाकर अशोक उज्जैनी से पाटलिपुत्र आया और पिता की मृत्यु हो जाने पर उसने अपने बड़े भाई को मारकर नगर पर अधिकार कर लिया और राज्य प्राप्त उसको हो गया। दीपवंश और महावंश में उल्लिखित वर्णन की पुष्टि कुछ अन्य ग्रंथों से भी होती है। इसके अनुसार यानी दीपवंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके सिंहासन प्राप्त किया था। दिव्यावदान में अशोक के सिंहासन प्राप्ति के संबंध में एक दीर्घ विवरण मिलता है, जिसका सार यह है कि अशोक दुस्पर्श गात्र था, अतः बिंदुसार उससे प्रेम नहीं करता था। उसका अधिक प्रेम सुसीम पर था और वह उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, परंतु वह बड़ी चिंता में था क्योंकि प्रायः सभी राजकुमार राज्य प्राप्त करना चाहते थे। अंत में उसने परिव्राजक पिंगल वत्स जीव से सलाह ली और उससे समस्त राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए कहा। परिव्राजक का निर्णय अशोक के पक्ष में हुआ, परंतु बिंदुसार जो सुसीम को राजा बनाना चाहता था के कोप के भय से उसने अपने निर्णय को स्पष्ट नहीं किया
और आत्मरक्षा के लिए वह अशोक की माता की सम्मति से सीमावर्ती जनपदों में चला गया और वापस आने के लिए अशोक के सम्राट बनने की प्रतीक्षा करने लगा। इधर प्रधानमंत्री खल्लाटक सुसीम से असंतुष्ट था। खल्लाटक ने अशोक का पक्ष लिया। अपने पक्ष को सबल करने के लिए खल्लाटक ने राज्य के 500 अमात्यों को भी सुसीम के विरुद्ध कर दिया। खल्लाटक और उसके सहकारी अमात्यों ने तक्षशिला में पुनः विद्रोह करवा दिया। बिंदुसार ने उसे शांत करने के लिए सुसीम को भेजा, परंतु वह विद्रोह का दमन न कर सका। इस पर बिंदुसार ने इस कार्य के लिए अशोक को भेजना चाहा, परंतु अमात्यों ने यह कहकर कि बिंदुसार बीमार है, उसका प्रस्थान रुकवा दिया। बिंदुसार बीमार था, उसकी दशा उत्तरोत्तर बिगड़ती चली गई और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। अब अमात्यों ने अशोक को राजा बनाया। राधागुप्त, या जिसको राधगुप्त भी कहते हैं, उसका प्रधानमंत्री बना। पिता की मृत्यु और अशोक की राज प्राप्ति का समाचार पाकर सुसीम राजधानी आया, परंतु अशोक द्वारा पूर्व नियोजित एक खाई, अग्निगर्भा खाई में गिरकर मर गया। महाबोधि वंश में उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन है। उससे प्रकट होता है कि अशोक के अन्य भाइयों ने सुसीम का पक्ष ग्रहण किया था। तारानाथ भी इस गृह युद्ध से परिचित है, परंतु उसके अनुसार अशोक ने केवल भाइयों की हत्या करके राज्य प्राप्त किया। चीनी ग्रंथ फा युएनचुलिंग के वर्णन से भी प्रकट होता है कि अपने बड़े भाई सुसीम को मारकर अशोक ने राज्य हस्तगत किया था। यदि हम समस्त साक्ष्यों को सामने रखें तो यही सिद्ध होगा कि राज्य सिंहासन के लिए युद्ध हुआ था। यही सिद्ध होगा कि राज्य के सिंहासन यानी राज सिंहासन के लिए युद्ध हुआ था। मतभेद केवल इस बात पर है कि अशोक को राज्य प्राप्त करने के लिए एक भाई सुमन या सुसीम की हत्या करनी पड़ी, अथवा 6 की करनी पड़ी, अथवा उसने 98 या 99 भाइयों को मारा। यह मतभेद विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। स्पष्ट है कि दीपवंश और महावंश में कही गई 98 या 99 भाइयों की सामूहिक हत्या की बात अतिरंजित है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य प्राप्त करने के लिए अशोक को सुसीम आदि 2-4 भाइयों की हत्या अवश्य करनी पड़ी होगी। कुछ विद्वानों का कथन है कि स्वयं महावंश में भी परस्पर विरोधी बातें हैं। पहले तो महावंश में 99 भाइयों की हत्या की बात है, लेकिन बाद में केवल एकमात्र सुमन की हत्या की बात कही गई है। महावंश के दोनों कथनों को समक्ष रखने से यही निष्कर्ष निकलता है कि अशोक को अपने वैमात्रिक भाइयों के एक संघ का विरोध करना पड़ा, जिसका नेता उसका सबसे बड़ा भाई सुमन था। सुमन की हत्या की घटना प्रमुख थी और अन्य भाइयों की गौण। इसी से यह जानते हुए भी कि युद्ध में अन्य भाइयों की हत्या हुई थी, महावंश ने दूसरे स्थान पर एकमात्र विरोधी पक्ष के नेता सुमन की हत्या का उल्लेख किया है। इन साक्ष्यों से अन्य महत्वपूर्ण बातें भी प्रकट होती हैं। प्रतीत होता है कि उत्तराधिकार के प्रश्न पर राज्य के प्रमुख व्यक्तियों में मतभेद था। सुमन बड़ा था, या सुसीम कह लीजिए बड़ा था, अतः वह अपनी ज्येष्ठता के बल पर स्वयं को उत्तराधिकारी समझता था। उसका प्रमुख पक्षपाती स्वयं सम्राट बिंदुसार था। उधर अशोक सुसीम से छोटा था, परंतु योग्यता में उससे नहीं, अपने अन्य भाइयों से भी वह बहुत आगे था। महावंश में उसे पूज्य तेजो बलि द्विको कहा गया है। पूज्य तेजो बलि द्विको कहा गया है। अवंती और तक्षशिला ऐसे महत्वपूर्ण एवं दूरस्थ प्रांत हैं जिनका शासन भार बिंदुसार ने अशोक को सौंपा था और उसकी योग्यता को माना था। तक्षशिला में विद्रोह दहन करने का दुष्कर कार्य भी उसी को दिया गया था, जिसे उसने सफलतापूर्वक संपादित भी किया था।
यह स्मरणीय है कि दूसरी बार जब फिर तक्षशिला में विद्रोह हुआ दूसरी बार जब फिर तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उसके दमन के लिए सुसीम को भेजा गया तो वह विफल रहा। अतः फिर बिंदुसार की दृष्टि अशोक पर पड़ी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सैनिक कुशलता में अशोक अपने समस्त भाइयों में अग्रगण्य था। अशोक एवं उसके पक्षपातियों की दृष्टि में व्यय की अपेक्षा गुण अधिक महत्वपूर्ण थे। उनकी यह धारणा प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुकूल थी। अस्तु अस्तु राज्य के प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों ने अशोक का पक्ष लिया। जैसे जैसे बिंदुसार का अंत समीप आता जा रहा था वैसे वैसे राज सिंहासन के लिए षड्यंत्र बढ़ते जा रहे थे। सुमन उस समय राजधानी से बाहर था, अतः अशोक के पक्षपाती उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। दिव्यावदान के अनुसार उन्होंने बीमारी के बहाने अशोक को पाटलिपुत्र में रोके रखा था, परंतु महावंश के अनुसार वह पाटलिपुत्र के बाहर उज्जैनी में था। यह जो बीमारी का बहाना है मित्रों, यह बिंदुसार की बीमारी का बहाना है। जो भी हो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और उसमें खल्लाटक, राधागुप्त एवं अमात्य वर्ग की सहायता से अशोक विजयी हुआ। सुसीम एवं उसके पक्षपाती कुछ अन्य भाई मारे गए। इस उत्तराधिकार युद्ध की पुष्टि अन्य साक्ष्यों से भी होती है। दीपवंश और महावंश का कथन है कि अशोक का राज्याभिषेक उसके राज सिंहासनारोहण की तिथि के 4 वर्ष पश्चात हुआ था। इस विलंब का कारण कदाचित उपर्युक्त युद्ध एवं उससे जनित अशांति रही होगी। पुराणों में कहीं समस्त मौर्य काल 137 वर्ष का कहा गया है तो कहीं 133 वर्ष का कहा गया है। यह 4 वर्ष का अंतर उसी अशांति काल को सूचित करता है जब मगध के सिंहासन पर कोई भी सत्ता दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ नहीं थी। एक बात महत्वपूर्ण है कि जहां पुराण बिंदुसार का शासनकाल 25 वर्ष का बताते हैं, वहां ब्रह्मा के ग्रंथ उसे 27 वर्ष का और सामंत पासादिका नामक ग्रंथ 28 वर्ष का बताते हैं। कदाचित यह 2-3 वर्ष का अतिशय काल बिंदुसार की मृत्यु और अशोक के अभिषेक के बीच का अंतर पूरा करने की चेष्टा है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जायसवाल ने इस अंतर को दूसरी तरह से समझने की कोशिश की है। उनका कहना है कि प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार अभिषेक होने के लिए युवराज का 25 वर्ष का होना अनिवार्य था। सिंहासनारूढ़ होते ही अशोक का राज्याभिषेक इसलिए नहीं हो सका क्योंकि उस समय वह 25 वर्ष का नहीं था। लेकिन जायसवाल महोदय का मत कल्पना पर आधारित है। प्रथमतः इसका कोई प्रमाण नहीं है कि अशोक जिस समय सिंहासन पर बैठा उस समय उसकी आयु 25 वर्ष की थी या नहीं थी। दीपवंश से प्रकट होता है कि सिंहासनारोहण के समय अशोक का पुत्र महेंद्र 10 वर्ष का था, अतः स्वयं अशोक लगभग 30 वर्ष का रहा होगा। दूसरी बात, यह कोई अनिवार्य नियम नहीं था कि 25 वर्ष की आयु के पूर्व किसी राजकुमार का अभिषेक न हो। महाभारत में विचित्र वीर्य का राज्याभिषेक शैशवावस्था में ही हुआ था। इस पर भी डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर आदि विद्वान यह स्वीकार नहीं करते कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी अथवा राज सिंहासन के लिए गृह युद्ध हुआ था। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्ते।